बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिटरेचर ऑनलाइन में खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एक्सप्रेसिव रियलिज़म पार्ट 3। एक्सप्रेसिव रियलिज़म appeared in 19th century in the period of industrial capitalism। एक्सप्रेसिव रियलिज़म जो है ना वो 19वीं सदी में ज़ाहिर हुआ। ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज़म का पीरियड था। मतलब कि जो सनती सरमायादार थे उनका उरूज था, इंडस्ट्रियलिज़म का दौर था। इन लिटरेचर द philosophical theories of humanism and empiricist idealism are represented by Aristotelian concept of art as a mimesis and romanticism। Aristotle is of the view that art is mimesis, that is imitation of reality। mimesis का मतलब होता है किसी को कॉपी करना। अरिस्टोटल के मुताबिक जो आर्ट है वो रियलिटी को कॉपी करना है एज इट इज़। एन आर्टिस्ट experiences and observe real people and events happening around him and then represents them in a work of art in a slightly idealized manner। कि एक आर्टिस्ट जो है ना वो एक्सपीरियंस करता है, ऑब्ज़र्व करता है रियल लोगों को और इवेंट्स को, वाक़यात को जो उसके आसपास वाक़ हो रहे होते हैं, और फिर उनको अपने पीस ऑफ आर्ट में वो आइडियलाइज्ड, फुल आइडियलाइज मैनर में नहीं बल्कि स्लाइटली आइडियलाइज मैनर। एम्पिरिसिस्ट आइडियलिज्म इज़ द सेम कंसेप्ट। On the other hand, romantics are of the view that poetry is spontaneous overflow of powerful feelings expressed by a person who possesses more than usual organic sensibilities। जो रोमांटिक्स थे उनके मुताबिक जो एक पोएट्री है ना, ये पावरफुल फीलिंग्स का ओवरफ्लो है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, मुसलसल। किस पर्सन का? जिसके पास ज़्यादा जो है ना ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी क्या होती है? सेंसिबिलिटी होती है इंटेलेक्चुअलिटी के जो क्वालिटी होती है ना किसी शख्स की, सेंसिबिलिटी उसको कहते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब कि मुख्तलिफ पार्ट को जोड़ के एक ऑर्गेनिक होल बनाना, इसकी जो क्वालिटी है इसको ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी कहते हैं। मतलब इमोशंस और फीलिंग्स को यकजा करके एक पोएट जब एक पोएट्री करता है तो उसको ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी कहते हैं। उसकी इस पावर को, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को मिला के एक ऑर्गेनिक होल बनाने की जो क्वालिटी है या जो उसके अंदर जो कैपेसिटी है उसको ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी कहते हैं। दिस कंसेप्ट इज़ दैट ऑफ ह्यूमनिज्म। यही कंसेप्ट ह्यूमनिज्म का ही था। So we can say that the theory of expressive realism is derived from Aristotle and Romanticism। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेसिव रियलिज़म की थ्योरी है ये एरिस्टोटेलियन कंसेप्ट और रोमांटिसिज्म से ली गई है। By the mid 19th century, expressive realism was an established theory in literature। 19वीं सदी तक एक्सप्रेसिव रियलिज़म जो एक थ्योरी के रूप में ज़ाहिर हो चुकी थी। एक्सप्रेसिव रियलिज़म बेसिकली यही है कि आथर की इंटेंशन क्या है, राइटर की इंटेंशन क्या है जब वो पीस ऑफ आर्ट लिख रहा है। तो पहले उसकी बायोग्राफी पढ़ी जाती है, वो किस किस्म के आइडियालॉजी को मानता था, किस किस्म की जहनीत का वो मालिक था, और उसी
उसकी जो बैकग्राउंड है उसी को सामने रखते हुए पीस ऑफ आर्ट को एनालाइज किया जाता था और उसकी मीनिंग ड्राइव की जाते थे। रस्किन वाज द फर्स्ट क्रिटिक हु इंट्रोड्यूस्ड एक्सप्रेसिवलिज्म इन पेंटिंग। लिटरेचर में तो ये पहले से था, लेकिन रस्किन ने इसको इंट्रोड्यूस कराया पेंटिंग के अंदर, कि जब एक पेंटर कोई पेंटिंग बनाता है तो उस वक्त उसकी इंटेंशन क्या थी, वो किस किस्म के मूड में था, उसके मुताबिक उसका जो पीस ऑफ वर्क है या पीस ऑफ आर्ट है उसको उसका मीनिंग लिया जाता था। रस्किन ने एक बुक लिखी है मॉडर्न पेंटर्स। In his book Modern Painters, Ruskin says that there is no difference between painting and poetry. रस्किन अपनी बुक में कहता है कि पोएट्री और पेंटिंग में कोई फर्क नहीं है। Ruskin insists that painter must have two objects or aim in his mind while painting. रस्किन कहता है कि जब एक पेंटर पेंट कर रहा हो तो उसके माइंड में दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स या एम होने चाहिए। आइए देखते हैं कि कौन कौन से एम होने चाहिए। फर्स्टली, पहला, टू प्रेजेंट रियलिटी एज इट इज़, कि जिस तरह की हकीकत वो देखता है एज इट इज़ उसको पोर्ट्रे कर देना कैनवस के ऊपर। सेकंड, दूसरी कौन सी है जी? सेकेंडली, टू इन्फॉर्म द स्पेक्टेटर अबाउट द फीलिंग एंड इमोशन विच द आर्टिस्ट हैड वाइल पेंटिंग अ पिक्चर, कि जब पेंटर पेंटिंग का बना रहा हो तो उसकी इमोशंस क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, इस बारे में उस पिक्चर के ज़रिए या उस पीस ऑफ आर्ट के ज़रिए अपने स्पेक्टेटर को इन्फॉर्म करना। अब वो पेंटर की टेक्निक होती है कि वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करके स्पेक्टेटर जो देखने वाले हैं पिक्चर को, जिस तरह रीडर लिटरेचर में रीडर होता है तो पेंटिंग देखने वाले को स्पेक्टेटर कहते हैं, तो उस तक पेंटर की फीलिंग्स पहुंच जाएं। जिस तरह के टी.एस. एलियट ने एक टर्म मुतारिफ कराई, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, मतलब उस पेंटिंग या उसके बैकग्राउंड से वो वाली फीलिंग्स वो पोर्ट्रे कर दे और स्पेक्टेटर तक पहुंचा दे एज इट इज़, जिस तरह की फीलिंग्स उस वक्त वो अपने माइंड के अंदर या अपना माइंड के अंदर वो फील कर रहा हो। अकॉर्डिंग टू रस्किन, द सेकंड aim is more important because everybody can observe nature, but it is the artist who observe it is in a different light. रस्किन के मुताबिक जो स्पेक्टेटर को फीलिंग्स और इमोशन का पेंटर के थ्रू इन्फॉर्म करना ये अहम है। वो कहता है सेकंड एम इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज एवरीबॉडी कैन ऑब्जर्व नेचर बट इट इज़ द आर्टिस्ट हु ऑब्जर्व इन अ डिफरेंट लाइट। वो कहता है कि हर बंदा नेचर को ऑब्जर्व करता है, लेकिन एक जो आर्टिस्ट होता है वो नेचर के उस एस्पेक्ट को किसी और एंगल से देख रहा होता है। इट इज़ नेसेसरी दैट आर्ट शुड एक्सप्रेस दोज फीलिंग्स, ये ज़रूरी है कि वो आर्ट जो है, जो आर्टिस्ट की वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करे जिस तरह की फीलिंग्स उस टाइम उसके माइंड में है। इन अदर वर्ड्स, द आर्टिस्ट मस्ट बोथ present faithfully the object portrayed and also express the thoughts and feelings these objects evoke in him. वो कहता है कि दूसरे लफ्ज़ों में आर्टिस्ट एक ईमानदारी के साथ वो वाली ऑब्जेक्ट पोर्ट्रे करे और अपनी फीलिंग्स और थाट को पोर्ट्रे करे जो उस वक्त उसके माइंड के अंदर उभर रही हूँ,
एवोक हो रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, if the artist is painting natural scenery, he must paint it is as realistically as he could। कि जब वो अब पेंटिंग अपनी बना रहा हो तो इस हद तक हकीकतन वो अपनी जो सीनरी है उसको पेंट करे कि वो नेचुरल लगे, जिस हद तक वो कर सकता हो। सेकेंडली, in that painting he must also show what kind of thought or feeling he had while painting that scenery। दूसरी बात यह है कि वो पेंटिंग के दौरान उस तरह की फीलिंग और थॉट को पोर्ट्रे करे जिस तरह की फीलिंग वो उस वक्त रखता था जब वो सीनरी बना रहा था, जब पेंट कर रहा था। वेदर ही फेल्ट सैड, आया कि वो परेशान था, गमज़दा था, या इलेटेड, या वो खुशी से भरपूर मूड में था, और फिलोसफिकल, या वो बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल था। अप टू दिस पॉइंट द आर्गूमेंट इज़ अपीलिंग एंड साउंड। इस हद तक तो ये आर्गूमेंट जो है बहुत ज़्यादा अपीलिंग एंड साउंड है। बट ऑल दिस बिकम अ लिटल प्रॉब्लमेटिक व्हेन रस्किन सेज that everybody enjoy the presentation of reality but very few people can appreciate the nobler feelings of the artist। लेकिन but all this becomes a little problem। वो कहता है कि लेकिन एक मसला ज़ाहिर हो जाता है यहाँ, जब रस्किन कहता है कि हर बंदा, एवरीबॉडी enjoys the presentation of reality, रियलिटी के प्रेजेंटेशन को सराहे, उसको इंजॉय करे, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो, लेकिन कहता है कि बहुत कम लोग आर्टिस्ट की फीलिंग को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। इंजॉय सीनरी को देख के सारे करते हैं प्रेजेंटेशन को, लेकिन आथर की या आर्टिस्ट की फीलिंग को भूल जाते हैं। व्हाट डज़ इट मीन, इसका क्या मतलब है? डज़ इट मीन वेरी फ्यू पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड एडमायर आर्ट? क्या इसका मतलब यही है कि बहुत कम लोग इसको समझ सकते हैं और इसकी तारीफ़ कर सकते हैं? बट आर्ट इज़ यूनिवर्सल एंड फॉर एवरीबॉडी। लेकिन आर्ट जो है ना वो यूनिवर्सल है और हर बंदे के लिए, हर शख्स के लिए। व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस कंट्रडिक्शन? इस कंट्रडिक्शन का आखिर हल क्या है? इन ऑर्डर टू ease out this gap in this theory, Ruskin says that the first aim is more important। इस गैप को फिल करने के लिए, इस अपनी थ्योरी की गैप को फिल करने के लिए रस्किन कहता है कि द फर्स्ट एम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पहला एम मोर इम्पॉर्टेंट है। कौन सा? कि जब एक आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहा हो, आर्ट पेंटर, तो वो रियलिटी को एज इट इज़ पोर्ट्रे कर दे। नो आर्टिस्ट कैन ट्रूअली बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट इफ़ ही इज़ नॉट ट्रूथफुल। वो कहता है कि उस वक्त तक एक आर्टिस्ट जो है ना वो सही नहीं कहलाया जा सकता जब तक वो सच नहीं पोर्ट्रे करता। बट दिस इम्प्लाइज दैट द फीलिंग ऑफ द आर्टिस्ट रिमेन इनएक्सेसिबल टू मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन इस सब चीज़ों से ये जाहिर होता है कि जो फीलिंग्स हैं आर्टिस्ट की अपने पीस ऑफ आर्ट को क्रिएट करते हुए, वो हमेशा इनएक्सेसिबल रहती हैं, वो लोगों की एक्सेस से दूर रहती हैं, लोग उनको महसूस नहीं कर सकते। देयर इज़ एन आल्सो एन अदर प्रॉब्लम। एक और यहाँ एक प्रॉब्लम है इस थ्योरी में। एवरी आर्टिस्ट परसीव्स रियलिटी डिफरेंटली एंड एक्सप्रेसेस इट इन अ डिफरेंट मैनर। कि हर आर्टिस्ट एक रियलिटी को मुख्तलिफ तरीके से देखता है, मुख्तलिफ एंगल से देखता है, मुख्तलिफ एंगल से परसीव करता है, और उसको फिर बयान करने का जो मेथड है वो हर आर्टिस्ट का डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरी पोएट हैज़ अ डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्शन ऑफ लव एंड ब्यूटी एंड ही डिपिक्ट्स देम इन हिज ओन वे। वो कहता है मिसाल के तौर पर हर शायर जो है वो
लव और ब्यूटी के बारे में अपना एक कंसेप्ट रखता है और फिर उसको बयान करते हुए भी उसका एक अपना तरीका होता है। इफ़ इफ़ आर्टिस्ट If art is an imitation of reality, then why there is so many version of this reality? वो कहता है कि अगर आर्ट रियलिटी की हू बहू कापी है तो फिर इस तरह के मसले क्यों आते हैं कि एक जब पोएट लव और ब्यूटी को और एंगल से पोर्ट्रे कर रहा है, दूसरा उसको और तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है, फिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? जब रियलिटी को पोर्ट्रे करना है, कॉपी करना है, इमिटेशन उसकी करनी है, तो फिर हर पोएट और हर आर्टिस्ट उसको डिफरेंट तरीके से देखता भी है और डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करता है। तो गैप किधर है? द सेकेंड अल्टरनेटिव इज दैट वी एक्सेप्ट द डिफरेंस इन दीज वर्जन एंड रिकग्नाइज दिस फैक्ट दैट wood can be perceived differently by different people. But Ruskin does not include this point in his discussion. वो कहता है कि ये सेकंड अल्टरनेटिव यही है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, इस डिफरेंस को, मुख्तलिफ़ किस्म के वर्जन को हम एक्सेप्ट करते हैं और इस हकीकत को भी रिकग्नाइज करते हैं कि ये ऐसा हो सकता है डिफरेंट पीपल की तरफ से कि वो डिफरेंट तरीके से परसीव करें। बट रस्किन जो है वो इस चीज़ को अपनी डिस्कशन में इंक्लूड नहीं करता, उसकी थ्योरी में ये फला है। एक्सप्रेसिव रियलिज्म वाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन केस ऑफ नावल। एक्सप्रेसिव रियलिज्म जो है वो ज़्यादा असरअंदाज है नावल के अंदर। इवन नाउ द ट्रेडिशनल नावल आर इंटरप्रेटेड कीपिंग इन व्यू द लाइफ ऑफ द ऑथर, हिज मोरल पॉइंट ऑफ व्यू एंड द एज इन विच दे वर रिटन। वो कहता है कि हत्ता के जो रिवायती नावल थे उनको जब इंटरप्रेट किया जाता था तो आथर की लाइफ को सामने रखा जाता था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के, उसके बिलीव्स को, उसकी जिस किस्म की वो आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। बट व्हाट इज़ द मोरल और मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द आथर, लेकिन उसका अखलाकी और जो मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? फ्रॉम वेयर डिड ही ड्राइव इट, और उसने ये कहाँ से लिया है? According to expressive realism, this moral or metaphysical outlook is the product of author's own mind. एक्सप्रेसिव रियलिज्म के मुताबिक ये मेटाफिजिकल या मोरल उसका जो आउटलुक है, नज़रिया जो है उसका आथर का, ये उसके अपने जहन की तख्लीक है। He experienced and observed certain things and then gave them the shape of the story, कि उसने ये कुछ तजर्बात किए और कुछ चीज़ों के मुशाहदे किए, उसने देखा और कुछ चीज़ों को देखने के बाद उसने एक स्टोरी की सूरत में हमारे सामने एक आर्ट का पीस के तौर पर रख दिया है। बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट आवर मोरल और मेटाफिजिकल आउटलुक इज़ ऑलवेज डिफाइंड बाय सोशल स्ट्रक्चर। लेकिन कोई भी आथर जब एक पीस ऑफ आर्ट लिखता है और वो अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक उसके अंदर कैरेक्टर, उसके अंदर सिचुएशन, उसके अंदर आइडियोलॉजी पोर्ट्रे करता है, तो क्या ये आइडियोलॉजी या उसकी जो एक जहनीत है, उसका आउटलुक जो है किसी राइटर का, क्या उसकी जहन की पैदावार है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि राइटर खुद सोसाइटी का स्लेव है। उसके बिलीव्स, उसका सोशल जो उसकी आइडियाज़ हैं या आइडियोलॉजी है, वो सारी उसकी सोसाइटी की मरहून मिन्नत है। सोसाइटी ने उसके जहन के अंदर ये सारा कुछ डाला है। तो ये एक्सप्रेसिव रियलिज्म का जो कंसेप्ट है कि आथर अपने आइडियोलॉजी अपने पीस ऑफ आर्ट के अंदर पोर्ट्रे करता है, तो आथर की इंटेंशन पता होना ज़रूरी है। हालांकि आथर की जो इंटेंशन है वो डिपेंड कर रही हैं उसकी सोसाइटी के स्ट्रक्चर पे, सोशल स्ट्रक्चर पे,
जिस सोसाइटी में वो पला बड़ा है। But we have already discussed that our moral or metaphysical outlook is always defined by the social structure. The things that we think are objective and true are actually not true. कहता है वो चीज़ जो हम सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव है या ट्रू है, वो हकीकतन वो ट्रू नहीं होती। ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं कि जो भी चीज़ है, कोई पीस ऑफ आर्ट है, वो अपने आप में अपना मीनिंग दे रहा हो, उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्टिव वो होता है कि एक चीज़ है, उसको मैं या कोई और शख्स जब उसको देखता है तो वो डिफरेंट उसका मीनिंग लेता है, वो सब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव वो होता है कि जो एक चीज़ है उसको कोई भी देखे, एक लेमैन देखे, एक पोएट देखे, एक राइटर देखे, एक कोई एनीवन, जब वो उसको देखता है तो सेम मीनिंग फील करता है। मतलब कहने का ये कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपना मीनिंग मुकम्मल और कंप्लीट मीनिंग रखता है। इसलिए जिस लेवल का शख्स भी उसको देखता है वो उस तरह का मीनिंग उससे ड्राइव करता है, जिस तरह का मीनिंग वो ऑब्जेक्ट रखता है, तो ये उसकी ऑब्जेक्टिव क्वालिटी हो गई। और एक ऐसी चीज़ जिसको कोई जिस तरह देखता है वो अपने मुताबिक डिफरेंट मीनिंग परसीव करता है, इसको सब्जेक्टिव क्वालिटी कहते हैं। Our society has certain set of belief and norms that it puts these belief and norms into our mind through language. हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसके कुछ सर्टन सेट ऑफ बिलीफ्स हैं और नॉर्म्स हैं, जो कि वो हमारे माइंड के अंदर ये बिलीफ्स और नॉर्म्स लैंग्वेज के थ्रू पुट करती है। बेल से कॉल्स दीज बिलीफ्स आइडियोलॉजी, बेल से इन बिलीफ्स को कहती है आइडियोलॉजी। एंड वी वुड डिस्कस दिस कंसेप्ट इन डिटेल इन प्रीसीडिंग चैप्टर्स। आगे कुछ पॉइंट हैं, इसकी समरी मैं समराइज़ करना चाहता हूँ। थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन कोशिश करता हूँ कि एक ओवरव्यू हो जाए इनके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कॉमन सेंस, नंबर 1, कॉमन सेंस व्यू इन लिटरेचर बिलीव्स दैट लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स रियलिटी। It tells us facts about the world in general and about the age in which it was produced। कि कॉमन सेंस ये व्यू है कि लिटरेचर जो है वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है और ये हमें फैक्ट के बारे में बताता है जो कि वर्ल्ड के अंदर जनरल होते हैं, आम होते हैं, और उस एज के बारे में स्पेसिफिकली ये ज़्यादा शो करता है जिस एज में ये पीस ऑफ आर्ट लिखा गया हो। नंबर 2, लिटरेचर इज़ बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल एंड यूनिक एक्सपीरियंसेस ऑफ इट्स आथर। कि लिटरेचर जो है ये आथर के जो एक्सपीरियंसेस हैं या उसकी जो इंटेंशंस हैं उस पर बेस करता है। Number 3, the author is an exceptional human being who has more sensibilities than the common man. By using these sensibilities, he transforms his experiences into work of literature। कि एक author जो है ना उसके पास ख़ास किस्म की क्वालिटीज़ हैं, सेंसिबिलिटीज़ क्वालिटीज़ हैं एक आम बंदे की बनिस्बत, और ये इन क्वालिटीज़ को यूज़ करके, इन सेंसिबिलिटीज़ को यूज़ करके वो अपने एक्सपीरियंसेस को ट्रांसफॉर्म कर देता है वर्क ऑफ लिटरेचर में। नंबर 4, क्रिटिकल थ्योरी इज़ द नेम गिवन टू द मेथड्स एंड टेक्निक्स विच आर यूज्ड टू इंटरप्रेट एनी वर्क ऑफ लिटरेचर। कॉमन सेंस डिनाइज द नीड ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी एक नाम है उन मेथड का, उस तरीके का, उस टेक्निक का जो किसी भी पीस ऑफ आर्ट को इंटरप्रेट किया जाता है, उसके मीनिंग निकाला जाता है। कॉमन सेंस इस चीज़ को डिनाई करता है, इस चीज़ का इनकार करता है कि क्रिटिकल थ्योरी ज़रूरी है। इट सेज दैट थ्योरी इज़ अननेसेसरी बिकॉज वट एवर इज़ रिटन इन द वर्क ऑफ लिटरेचर इज़ मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन। वो ये कहता है कि थ्योरी गैर ज़रूरी है,
जो भी कोई चीज़ लिखी जाती है, वर्क ऑफ आर्ट, उसको उसका मीनिंग निकालना एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है. When a reader reads some text, he can interpret it himself because he is reading something which is similar to his own perception and observation. कि जब एक रीडर कोई टेक्स्ट पढ़ता है तो वो इंटरप्रेट उस चीज़ को वो खुद इंटरप्रेट कर सकता है, क्योंकि जो चीज़ एक पीस ऑफ आर्ट में लिखी गई है वो सेम उसी तरह है, उसके परसेप्शन और ऑब्जर्वेशन जो है रीडर की उसी तरह उससे सिमिलर है, इसलिए वो इसको परसीव कर सकता है, इसकी मीनिंग ले सकता है. वाई शुड ही नीड अ क्रिटिक हु वुड टेल हिम अ नावल ought to be right in this manner or this novel has this theme. कि क्यों एक रीडर को ज़रूरत पड़ती है कि उसके पास एक क्रिटिक हो जो उसको बताए कि नावल को इस तरह होना चाहिए था, नावल को इस तरीके से पढ़ना चाहिए था, या ये नावल का ये थीम हो सकता है. बल्कि नावल के अंदर वही कुछ है जो कि उस रीडर की अपनी परसेप्शन है, उसकी ऑब्जर्वेशन है. तो एक रीडर को नहीं ज़रूरत पड़नी चाहिए क्रिटिक की किसी भी पीस ऑफ आर्ट को समझने के लिए, उसकी मीनिंग निकालने के लिए. कैथरीन बेल्से सेज दैट इवन दो कॉमन सेंस डिनाइज द नीड ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, येट दिस व्यू इटसेल्फ इज बेस्ड अपॉन अ थ्योरी. शी कॉल्स दिस थ्योरी एक्सप्रेसिव रियलिज्म. कैथरीन बेल्से कहती है कि अगरचे कॉमन सेंस डिनाई करता है किसी भी क्रिटिकल थ्योरी को, हालांकि कॉमन सेंस खुद बेस करता है क्रिटिकल थ्योरी एक थ्योरी के ऊपर. क्यों? क्योंकि जब कोई बंदा किसी भी मीनिंग को परसीव कर रहा है एक कॉमन सेंस से, उसका कॉमन सेंस बना कैसे है? सोसाइटी से. सोसाइटी ने किस तरीके से बनाया? लैंग्वेज के थ्रू. और वो लैंग्वेज किस चीज़ पे बेस करती है? आइडियालॉजी पे, किसी थ्योरी पे बेस करती है. तो इनडायरेक्टली कॉमन सेंस डिपेंड कर रहा है थ्योरी के ऊपर. और इसी चीज़ को एक्सप्रेसिव रियलिज्म कह रही है कैथरीन बेल्से. Expressive realism is derived from Aristotle's concept of art as a mimesis and romantic notion that man is the source of meaning, action and history. एक्सप्रेसिव रियलिज्म इस एरिस्टोटल के कंसेप्ट से लिए गया है कि आर्ट कॉपी करने का नाम है, और रोमांटिसिज्म का नोशन जो नज़रिया था कि मैन इज़ द सोर्स ऑफ मीनिंग, एक्शन एंड हिस्ट्री. Bell's proves that expressive realism has inherent contradiction. बेल से आखिर में इस नतीजे पर पहुंचती है कि एक्सप्रेसिव रियलिज्म के अंदर कुछ कंट्रडिक्शंस हैं जो कि पीछे से चली आ रही हैं. ऑन वन हैंड इट सेज इट इमिटेट्स रियलिटी एंड इट इज़ एंड द अदर ऑन द अदर हैंड इट आल्सो क्लेम दैट बाय imitating reality an author also expresses his own nobler feelings and perception. एक लिहाज से वो कहती है कि आर्ट जो है ना वो कॉपी करने का नाम है, और दूसरे ही लम्हे वो कहती है कि जब एक आथर रियलिटी को इमिटेट कर रहा होता है तो उसकी अपनी फीलिंग्स और वो परसेप्शन जो है वो बयान कर रहा होता है असल में. These nobler feelings and perception cannot be understood by every man, but a selected few who also possesses those feelings, those sensibilities as are possessed by the writer. वो कहती है कि ये जो नोबलर फीलिंग्स हैं आथर की, ये वही समझ सकता है जिसके पास आथर जैसी सेंसिबिलिटी या आथर जैसी क्वालिटी हो, वही समझ सकता है, अदर देन कोई नहीं समझ सकता. While common sense view says that everybody can understand literature because it is based upon our own experiences, लेकिन कॉमन सेंस कहता है कि हर बंदा लिटरेचर को समझ सकता है क्योंकि लिटरेचर के अंदर भी वही कुछ है जो कि हमारे या रीडर के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं. देयरफॉर एक्सप्रेसिव रियलिज्म कंट्राडिक्ट्स इट्स ओन क्लेम. हालांकि आखिर में एक्सप्रेसिव रियलिज्म अपनी बात की ही नफ़ी कर देता है. नंबर 8. In 20th century, Sacher, Althusser, Lacan, Derrida and others have shown that reality is linguistically constructed.
जो मॉडर्न न्यू क्रिटिसिज्म के मानने वाले हैं, वो आखिर में इस बात पे पहुँचे हैं कि जो भी रियलिटी है उसको लिंग्विस्टिकली कंस्ट्रक्टेड होती है, कि एक पीस ऑफ आर्ट को जब जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी जो फॉर्म है, उसके अंदर उसका मीनिंग होता है, ना कि ऑथर की इंटेंशन, ना कि रीडर का रिस्पॉन्स, बल्कि असल मीनिंग जो है वो टेक्स्ट के अंदर है। और न्यू क्रिटिसिज्म फोर्स या फोकस भी इसी बात पे कर रही है कि क्लोज स्टडी ऑफ टेक्स्ट एंड डीकंस्ट्रक्ट द टेक्स्ट एंड आफ्टर फाइंड दिस मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। उसी टेक्स्ट के अंदर से मीनिंग फाइंड करना, पहले उसको डीकंस्ट्रक्ट करना और उसके बाद उसके अंदर से मीनिंग फाइंड करना, ये न्यू क्रिटिसिज्म का जो है वो आउटलुक है। इट इज़ द लैंग्वेज विच मेक्स अस स्लेव ऑफ द आइडियालॉजी ऑफ द सोसाइटी। वो कहता है ये लैंग्वेज ही है जो कि हमें सोसाइटी का ग़ुलाम बना देती है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी किस्म की इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें बेहतरी लाएंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विद अस।